नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी इम्प्लोड कर रही है, इम्प्लोजन हो रहा है, अंतः विस्फोट हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन एक खामोशी भी है और बड़े वर्ग की खामोशी है। जो बोल रहे हैं, जो मुखर हैं, वो पहले से मुखर है और जिस तरह की बात बोल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी का मतलब नटवर सिंह के शब्दों में कहें तो कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, उनके लिए खतरे की घंटी है। उनके लिए ये चेतावनी है, ये तूफान से पहले की शांति है। आप देखिए कांग्रेस में हो क्या क्या रहा है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कांग्रेस के तमाम केस लड़ते हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे, कहना चाहिए अब शायद नहीं है, क्योंकि होते तो ये उनके साथ नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि भाई जब पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है तो फैसला कौन ले रहा है। बड़ा वाजिब सा सवाल है कि अध्यक्ष है नहीं और फैसले दनादन हो रहे हैं, तो ये फैसले कौन ले रहा है और ये फैसले सब इस तरह से क्यों लिए जा रहे हैं जो उल्टे पड़ रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ। तो सवाल तो उठेगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जाकर उनके घर पर हंगामा किया, टमाटर फेंके, उनकी गाड़ी तोड़ दी। इस पर बोला कौन कौन? पी चिदम्बरम बोले, जो G23 के सदस्य नहीं हैं। उनको भी निमंत्रण था। कहा जाता है कि अहमद पटेल के दबाव में वो शामिल नहीं हुए उसमें, लेकिन उनको बोलना पड़ा कि ये क्या हो रहा है, पार्टी के किसी फोरम पर हम कोई बातचीत क्यों नहीं कर सकते। और अब ऐसा लगता है कि सबसे सुरक्षित तरीका है कि चुप रहो, बोलो ही मत, मुंह बंद करके रखो। ये पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, जो गांधी परिवार के सलाहकार, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड समझे जाते हैं। ये उनकी बात है। शशि थरूर, जो गांधी परिवार के मतलब भक्ति में कहें तो किसी से पीछे नहीं है, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि कपिल सिब्बल के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए आप, मनीष तिवारी, उन्होंने सवाल उठाया। ये सब लोग जो कह रहे हैं उस सब का नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का रुक्का, मैं बार बार कहता हूं, नहीं चल रहा है। कैप्टन को अपमानित करके निकाल कर भी वो रुक्का जो दिखाने की कोशिश हुई कि चल रहा है, वो नहीं चल रहा। उसको सिद्धू ने चुनौती दे दी, लेकिन उस सिद्धू और कैप्टन के मामले को, पंजाब के मामले को आज अभी अलग रखते हैं। अभी बात सिर्फ कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से काम हो रहा है, जो चल रहा है, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में उस तरह से काम नहीं होता है। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, बड़े नेता, युवा नेता, बुजुर्ग नेता सब कांग्रेस छोड़ रहे हैं और सबकी शिकायत जो है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार से। आप इससे अंदाजा लगाइए कि गांधी परिवार किस तरह से कांग्रेस के लिए खतरा बन गया है। कल पूछा गया नटवर सिंह से इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही दरअसल कांग्रेस है, और वो ये कोई मतलब चाटुकारिता में नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार अलग हो जाएगा, अगर ये तीनों लोग कांग्रेस से बाहर हो गए तो कांग्रेस 2-3 टुकड़ों में टूट जाएगी। फिर उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि ये लोग कभी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। पार्टी छोड़ेंगे नहीं मतलब पार्टी पर जो अधिकार है, मतलब अध्यक्ष पद, निर्णायक भूमिका जो है जिनकी होती है, वो पद, वो स्थान कभी खाली नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा अगर मान लीजिए कि वो खाली करने को तैयार हो जाए तो बाकी लोग जो हैं उनमें किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी, तो इसलिए उनका कहना है कि ये पार्टी टूट जाएगी। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, और ये सभी राजनीतिक दलों को और जो भी जनतंत्र की चिंता करते हैं, जो कांग्रेसी दिन रात दुहाई देते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उन सब के सामने ये सवाल है
कि दुनिया की कौन सी ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति 21 साल अध्यक्ष रहे। कोई पार्टी नहीं है दुनिया की। जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की, तब से भारतीय जनता पार्टी में 10 अध्यक्ष आ चुके। लेकिन बीजेपी डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, अधिनायकवादी पार्टी है। मोदी अधिनायकवादी है। मोदी जब आए सरकार में 2014 में, तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। उसके बाद अमित शाह अध्यक्ष बने, अब जेपी नड्डा अध्यक्ष है। तो परिवर्तन जहां हो रहा है, जहां जो है अध्यक्ष बदल रहे हैं, चुने जा रहे हैं, और किसी परिवार से संबंध रखने वाले नहीं हैं ये लोग। सब कार्यकर्ता के स्तर से उठकर ऊपर आए हैं। कोई जो है मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ नहीं हुआ इसमें। लेकिन उस पार्टी को कहा जाता है कि ये जो है अधिनायकवादी है। डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, मोदी की डिक्टेटरशिप चलती है। जब मोदी नहीं थे केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तब भी कोई इनमें से बीजेपी को डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कहता था। तो ये सब बहाने हैं। मोदी को गाली देना है तो इसलिए जो है इस तरह की बातें करो। अब मैं बार बार लोगों से सवाल पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस के बारे में इस तरह से क्यों कहते हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि कांग्रेस सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं पूछता हूं, जिस पार्टी की सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया, किस लिए किया? कि उसके खिलाफ लिखने वाली मैगजीन को बंद कराया जा सके। और ये एक वामपंथी मैगजीन थी, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं। उसके अलावा पांचजन्य संघ का मुखपत्र कहा जाता है, उसमें जो आलोचना छपी उसको बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों पत्रिकाओं के पक्ष में फैसला आया। फिर भी नेहरू सरकार जो है वो पहला संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। इमरजेंसी, जिस पार्टी ने लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया हो, जीने का अधिकार छीन लिया हो, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी हो, विपक्ष के सारे नेताओं को बिना किसी मुकदमे के मामले के जेल में बंद कर दिया हो, वो पार्टी डेमोक्रेटिक है। वो पार्टी जो आपकी चिट्ठियां, अब तो चिट्ठियों का उतना मतलब नहीं रह गया। मैं बात कर रहा हूं 1984-85 की, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो जो है डाक बिल ला रहे थे, जो पोस्टल बिल आ रहा था, जिसको ज्ञानी जैल सिंह ने रोक लिया, उसको कभी क्लियरेंस नहीं दी कि सरकार को अधिकार होगा आपकी चिट्ठी खोलकर पढ़ने का। यही कांग्रेस पार्टी है जो मानहानि का कानून ला रही थी कि किसी नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे और उसको लगा कि इससे मानहानि हुई है तो आप पर मुकदमा चल सकता है, जेल में जा सकते हैं। जो मानहानि का अभी कानून है उसके अलावा, उसके अलग से प्रावधान उसके बड़े स्ट्रिंजेंट थे। इसके अलावा बिहार प्रेस बिल कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी। अब आप मुझे बताइए, जनसंघ 1951 में बना, तब से आज तक बीजेपी की सरकार 13 साल केंद्र में रह चुकी, कई राज्यों में रह चुकी है लंबे समय तक। क्या उसने ऐसा किया जिसको कहा जाए कि उसने आवाज़ दबाने की कोशिश की, फला कानून ले आई जिससे लोगों की आवाज़ दब जाए, लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो जाए? लेकिन बीजेपी जो है वो अधिनायकवादी है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक है। लेकिन बात आज कर रहा हूं कांग्रेस में इम्प्लोजन की। जिस तरह से आप, बात ये नहीं है कि सिब्बल ने क्या बोला, चिदम्बरम ने क्या बोला, मनीष तिवारी ने क्या बोला या शशि थरूर ने क्या बोला। इनके बयान पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी का समर्थन करने वाला एक भी बयान कांग्रेस से नहीं आया। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी नौकरी है, पार्टी और पार्टी का जो नेतृत्व है उसके समर्थन में बोले। उसके अलावा एक जगह से, कहीं से कोई बयान नहीं आया है कि नहीं ये लोग जो बोल रहे हैं गलत है, पार्टी हाईकमान जो कर रहा है सही है और इन लोगों को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। G23 को छोड़ दीजिए, G23 से बाहर से G23 को समर्थन मिलने लगा। बाहर से मैंने मतलब दूसरी पार्टियों से नहीं, कांग्रेस के अंदर से ही। और ये बेचैनी कांग्रेस में बढ़ती जा रही है।
अब आप एक और चीज़ हुई है, कल एक किताब के विमोचन समारोह में जो उनकी नर्मदा यात्रा पर थी दिग्विजय सिंह की, उसमें उन्होंने तो गजब किया। दिग्विजय सिंह जो कहते थे कि 26/11 मतलब मुंबई हमला जो पाकिस्तान ने करवाया, ISI ने करवाया, वो दरअसल RSS ने करवाया था। वो RSS की तारीफ कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि नमन नीच के अति दुखदाई। और मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ दिग्विजय सिंह पर कोई, मैं उनकी राजनीति को लेकर कह रहा हूँ। जिस तरह की घटिया दर्जे की राजनीति वो करते हैं, उसमें उनका इस तरह का व्यवहार, ये लचीलापन, झुकना, ये खतरे का संकेत है। उन्होंने कल RSS की तारीफ की। अब आप देखिए, उनकी नर्मदा यात्रा शुरू हुई थी कब? जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला था। उससे पहले RSS के लोग उनसे आए, मिले, बातचीत करते रहे। उनके मन में उनके मुताबिक RSS के प्रति बड़ा सम्मान जगा, उसके कमिटमेंट के प्रति सम्मान जगा। लेकिन 3 साल तक क्यों खामोश रहे दिग्विजय सिंह? उस समय क्यों नहीं बोले? जो RSS को की तुलना आतंकवादी संगठनों से करते हैं, वो RSS की तारीफ कर रहे हैं। और किसकी तारीफ की? गृह मंत्री अमित शाह की। अब आप देखिए अमित शाह क्या क्या करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। जब तक बात सामने नहीं आती तब तक पता नहीं चलता। उनको मालूम था कि दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा पर निकले हैं, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ से जाएंगे, कहाँ मुश्किल आ सकती है, कहाँ नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह के ही मुताबिक एक जंगल वाले रास्ते पर रात में पहुंचे, कहीं रुकने की जगह नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति आया, फॉरेस्ट रेंजर था शायद, और उसने कहा कि अमित शाह ने निर्देश दिया है कि आपके रहने रुकने का और बाकी जो भी ज़रूरत हो उसका इंतज़ाम किया जाए। ये राजनीति का मानवीय पक्ष है कि आप हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस मानती है कि जो विरोधी है वो दुश्मन है। और कल तो एक और काम हुआ, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास होना था। उस मौके पर अशोक गहलोत भी थे। अशोक गहलोत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ा भरोसा है गहलोत साहब को मुझ पर, हम दोनों में बड़ी दोस्ती है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2, 3, 4 साल पहले करते तो अशोक गहलोत के चेहरे पर कुछ और तरह के भाव होते, डर का भाव होता कि वहाँ 10 जनपथ में जो है हमारा नंबर कट जाएगा। लेकिन वो भय खत्म हो गया। हंस रहे थे अशोक गहलोत। एक बार भी इस बात पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कोई ऐतराज नहीं किया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा का कोई मामला नहीं था, कुछ नहीं था। जिस तरह से वो बोले हैं, पार्टी में नेतृत्व के सवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। और आवाज़ क्या उठ रही, जो नटवर सिंह ने कहा उससे बहुत से लोग सहमत हैं कि फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। तो राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो दिग्विजय सिंह का RSS और अमित शाह की तारीफ करना, और आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के से निकलकर कितने धड़े, कितनी शाखाएं निकल रही हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, YSR कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की। इसके अलावा अब जो है नई जो पार्टी बनने जा रही है, जिसकी पूरी उम्मीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बीजेपी और उनके दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। उनके लिए बीजेपी में आते ही उन पर हमला शुरू हो जाता, वो सांप्रदायिक ठहरा दिए जाते, उनका राष्ट्रवाद का प्लैंक चला जाता। तो उनको भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, उनको ये पता है कि वो बीजेपी से बाहर रहकर बीजेपी की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बीजेपी को भी पता है कि बीजेपी से बाहर रहकर वो बीजेपी के लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो पंजाब में कांग्रेस का मरसिया कैप्टन अमरिंदर सिंह पढ़ने वाले हैं।
जिस दिशा में कांग्रेस पंजाब में जा रही है, ये मुझे लगता है कि सत्ता की दृष्टि की, राजनीति की दृष्टि से पंजाब में कांग्रेस का आखिरी चुनाव हो सकता है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से, जिस दिशा में कांग्रेस जा रही है, उससे उसको उठने में बहुत समय लगने वाला है। और अभी सरकार है तो उसका एहसास नहीं हो रहा है, चुनाव के बाद इसका एहसास होगा कि सिद्धू को सामने लाकर गांधी परिवार ने जो पाप किया है, जो गलती की है, उसका खामियाजा पूरी पंजाब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में अंतः विस्फोट हो रहा है, उसकी आवाज़ें रह रहकर सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए एक बड़े विस्फोट का। कांग्रेस जिस हालत में आज है, उस हालत में आज से 6 महीने बाद, या मैं कहूँ कि मार्च 2022 के बाद नहीं रहेगी। बहुत कुछ होने वाला है। लावा सुलग रहा है, कब ज्वालामुखी फटेगा ये पता नहीं है, उसकी टाइमिंग किसी को पता नहीं है, लेकिन लावा सुलग रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है, उसकी आंच महसूस हो रही है। गांधी परिवार के अलावा सबको समझ में आ रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के अलावा सबको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सन्नाटा है, ये आने वाले तूफान का संकेत है, फिर से कह रहा हूँ। और आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं, बहुत जल्दी कांग्रेस में, कांग्रेस के लिहाज से बुरी खबरें, और शायद कांग्रेस में जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस का विघटन ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। क्योंकि जिस रूप में कांग्रेस है, उस रूप में उसके चलने से न कांग्रेस का फ़ायदा है, न डेमोक्रेसी का फ़ायदा है, न देश का फ़ायदा है। तो आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो दिखाई दे रहा है, जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो घटनाएं, जो बयान, जो चुप्पी भी बोल रही है, ये खामोशी जो है बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। तो इस खामोशी का जो शोर है, इसको क्रेसेंडो तक पहुंचने का इंतज़ार कीजिए इसके। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।